नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार। सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगले कुछ समय के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से मेरे साथ जोड़ लीजिए। अपने ईयरफोन्स को अच्छे से लगाइए ताकि आप इस कहानी का हर पल पूरी तन्मयता से महसूस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने साथी होकर भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसी लाल बटन पर क्लिक करें और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ें। साथ ही सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना परिचय दें और हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक स्टोरी। शहर की भागदौड़ से परेशान होकर विवेक, रोहित और अंजलि ने तय किया था कि वे इस बार कहीं दूर जाएंगे। वे तीनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। उन्हें शहर की आपाधापी से दूर पहाड़ों में शांति और सुकून ढूंढने का मन हुआ। वे एक लंबे समय से इस यात्रा की योजना बना रहे थे और अब अंततः वह दिन आ ही गया था। सभी बहुत उत्साहित थे, खासकर अंजलि, जिसे हमेशा से पहाड़ों और उनकी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रही थी। सवेरे सवेरे उन्होंने अपना सामान तैयार किया। बैग में खाने पीने का सामान, पानी, टेंट और कुछ आवश्यक कपड़े डालकर वे तैयार थे। रोहित की एसयूवी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। हवा में ताजगी थी और गाड़ी में बज रहे पुराने गानों ने सबके मूड को और भी खुशनुमा बना दिया था। वे हंसी मजाक कर रहे थे और सफर का मजा ले रहे थे। इस बार हम जरूर शांति पालेंगे, विवेक ने कहा और एक लंबी सांस खींची। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हां यार, अब तो काम से तंग आ चुका हूं, रोहित ने जवाब दिया। सिर्फ कुछ दिनों की शांति और कुछ नहीं चाहिए। अंजलि, जो हमेशा किसी न किसी सोच में डूबी रहती थी, खिड़की के बाहर फैली हरियाली को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी नए रोमांच की खोज में थी। तुम्हें नहीं लगता कि पहाड़ों में कुछ रहस्य छुपे होते हैं? अंजलि ने धीरे से पूछा। रहस्य? विवेक हंसते हुए बोला, अरे यह सब किताबों और फिल्मों में होता है, असल में तो बस ताजगी और शांति होती है। रोहित ने भी हंसी में उसका साथ दिया। हां, और वैसे भी अगर कोई भूत वूत हुआ तो मैं पहले भागूंगा, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और सभी जोर से हंसने लगे। जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़े, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वातावरण में कुछ अलग था, एक प्रकार की गहरी चुप्पी, जैसे किसी रहस्य का पर्दा हिल रहा हो। गाड़ी चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुंची। यहां सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने एक लंबा सा लहंगा पहना हुआ था और उसकी आंखें गहरी और सूनी थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक प्रकार की चेतावनी दिखाई दे रही थी। जब गाड़ी उस बूढ़ी औरत के पास से गुजरी तो उसने अपने हाथ का इशारा करते हुए रोहित को रुकने का संकेत दिया। रोहित ने अचानक ब्रेक लगाए और गाड़ी रुक गई। सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ दादी? रोहित ने खिड़की नीचे करके पूछा। वह औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी बात छुपी हो। इस रास्ते पर मत जाना, बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा। वहां सिर्फ मौत है, वहां सिर्फ भटकती आत्माएं हैं। अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की रेखा खिंच गई, लेकिन विवेक हंसते हुए बोला, दादी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ दोस्तों के साथ मजे करने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हां दादी, रोहित ने भी कहा, हम तो बस यात्रा पर जा रहे हैं, हम संभल कर रहेंगे। बूढ़ी औरत ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से गंभीरता से कहा, मैंने चेतावनी दी है, यह पहाड़ किसी के दोस्त नहीं है। यहां पहले भी कई लोग गए हैं लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। विवेक और रोहित ने उसकी बात को एक अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया, लेकिन अंजलि के दिल में कहीं गहरा डर बैठ गया था। वह सोचने लगी, क्या सच में यहां कुछ भयानक है? चलो अब चलते हैं, विवेक ने कहा और गाड़ी फिर से चल पड़ी।
पीछे छूट गई वह बूढ़ी औरत अब भी दूर से देख रही थी, जैसे वह जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उसकी आंखों में एक निराशा थी, जैसे उसने अपनी आखिरी चेतावनी दे दी हो। वो सब बातें पुराने जमाने की हैं, विवेक ने हंसते हुए कहा, लेकिन अंजलि अब भी सोच में डूबी थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा हो। मौसम अब और भी खराब हो गया था, बादल और गहरे हो गए थे और ठंडी हवा का शोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई चेतावनी मिल रही हो। गाड़ी जंगल की गहराई में प्रवेश करने लगी। रास्ता पतला और पथरीला हो गया था और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर अंधेरा सा बना रही थीं। अब हंसी मजाक की जगह गहरी चुप्पी ने ले ली थी। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अंजलि ने धीरे से पूछा। रोहित ने नक्शे को देखते हुए कहा, हां, यही रास्ता है। हमें आगे जाकर एक खुला मैदान मिलेगा, वहीं हम कैंप लगाएंगे। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तीनों को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ रही थी। उसकी गहरी आंखें और उसकी चेतावनी अब भी उनके मन में गूंज रही थीं। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई परछाई हिल रही हो। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रोहित की एसयूवी अब पहाड़ों के बीच घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों ने जैसे रास्ते को ढक लिया था और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। मौसम और भी खराब हो चुका था। ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों की आवाजें माहौल को एक अनकही भयावहता से भर रही थीं। वाह, कितना खूबसूरत है यहां, विवेक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब भी उत्साह था। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी ताकि वे आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। अंजलि ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह की बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा हो, कोई अनजानी निगाहें। तुम लोग सच में नहीं सोचते कि यहां कुछ अजीब सा है? अंजलि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। अरे नहीं यार, तुम फिर से वही सब सोच रही हो, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। देखो, यह जगह कितनी शांत है। यहां बस हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। हां, और अगर कोई भूत वूत हुआ तो मैं उन्हें अपनी डांस मूव से भगा दूंगा, रोहित ने मजाकिया लहजे में कहा और गाड़ी से उतरकर अपनी मस्ती भरी चाल में कुछ अजीब से डांस स्टेप करने लगा। उसकी हरकत पर सभी जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी का यह पल बहुत देर तक नहीं चला। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की शांति गहराने लगी। हवा अब अधिक ठंडी हो गई थी और अचानक चारों ओर से जैसे हर आवाज गायब हो गई। सिर्फ गाड़ी के टायरों की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट रह गई थी। यह क्या था? अचानक अंजलि ने कहा। उसकी आंखें अब डर से चौड़ी हो चुकी थीं। उसने बाईं ओर इशारा किया। विवेक और रोहित दोनों ने उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या तुमने कुछ देखा? विवेक ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। मुझे लगा जैसे किसी ने हमें देखा, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थीं। ओह, छोड़ो भी, रोहित ने कहा। शायद कोई जानवर होगा। यहां जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद वे एक पुरानी जर्जर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसके आसपास जंगली घास उग आई थी। उसके ऊपर लगा शिखर आधा टूट चुका था और मंदिर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई वर्षों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया हो। अरे वाह, यह तो कोई प्राचीन मंदिर लगता है, विवेक ने गाड़ी रोकते हुए कहा। चलो इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। अंजलि को उस मंदिर को देखकर ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों में डर की हल्की सी झलक थी। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए,
उसने धीमे से कहा, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। अरे, तुम बहुत डरपोक हो गई हो, रोहित ने कहा और मंदिर की ओर बढ़ चला। विवेक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अंजलि के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह भी उनके पीछे चलने लगी। मंदिर के पास जाते ही हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सी दुर्गंध भी फैलने लगी थी, जैसे कोई चीज सड़ चुकी हो। विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ रहस्यमय आकृतियां दिखाई दे रही थीं। यहां अंदर तो बहुत अंधेरा है, विवेक ने कहा। उसकी आवाज में अब हल्का सा डर भी था। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रोहित, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था, अब थोड़ा गंभीर हो गया था। मुझे लगता है कि यह मंदिर किसी तरह का शापित है। देखो, इन चित्रों को जैसे किसी अनहोनी की कहानी बता रहे हों। अंजलि के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर कोई छिपा हो जो उन्हें देख रहा हो। हम यहां से चलें, मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। यह क्या था? विवेक ने घबराते हुए कहा। यहां कुछ तो है, अंजलि ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर की झलक थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। रोहित ने विवेक की ओर देखा और पहली बार उसे भी सच में डर का अनुभव हो रहा था। हमें यहां से चलना चाहिए, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। तीनों ने तुरंत मंदिर से दूर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गाड़ी की ओर वापस मुड़े, अंजलि को ऐसा लगा जैसे मंदिर के दरवाजे पर कोई परछाई खड़ी हो, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई परछाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने आंखें मलीं, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। चलो, जल्दी चलो, उसने रोहित और विवेक से कहा और सभी जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में बैठते ही रोहित ने इंजन चालू किया और गाड़ी को तेजी से वहां से बाहर निकाल दिया। अब उनके चेहरों पर हंसी नहीं थी। अंजलि अब भी पीछे मुड़कर देख रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवा में अब भी वही अजीब सी ठंडक थी और उस बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। इस रास्ते पर मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। गाड़ी अब जंगल के रास्ते में तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या वे सुरक्षित हैं? गाड़ी अब घने जंगल की धुंधली सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। रोहित ने अपनी नजरें सड़क पर केंद्रित रखी थीं, जबकि अंजलि और विवेक दोनों रास्ते को ध्यान से देख रहे थे। पहाड़ों में दिन जल्दी ढलने लगता है और अब अंधेरा फैलने लगा था। हवाओं में ठंड बढ़ गई थी और उनके चारों ओर छाई गहरी चुप्पी ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। विवेक की आंखों में चिंता की लकीरें उभर रही थीं। पिछली घटनाओं ने उसे थोड़ा असहज बना दिया था, लेकिन उसने किसी को इसे जताने नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ से मुड़ी, विवेक ने अचानक कुछ देखा। एक परछाई जो बहुत तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने बाहर खिड़की से ध्यान से देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। क्या हुआ विवेक? अंजलि ने उसकी घबराई नजरों को देखकर पूछा। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ देख रहा था, विवेक ने धीरे से कहा। शायद कोई जानवर हो या शायद मेरा भ्रम। यह जंगल है, यहां कुछ भी हो सकता है, रोहित ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता थी। अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। चारों ओर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और उसके इंजन की आवाज थी। वे तीनों अब बातें करने की बजाय चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अनकहे डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। जंगल के पेड़ों की परछाइयां भी डरावनी लग रही थीं, जैसे वे जिंदा होकर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही हों। कुछ समय बाद उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी। यह एक सपाट जगह थी जहां वे आराम से अपना टेंट लगा सकते थे। रोहित ने गाड़ी रोकी और सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत कैंप की तैयारी शुरू कर दी। अंधेरी रात में जंगल और भी रहस्यमयी लग रहा था।
पेड़ों की शाखाओं के बीच से चांदनी झलक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधेरे को मिटाने के लिए नाकाफी थी। चारों तरफ केवल सन्नाटा था, जिसमें दूर से सुनाई देती झींगुरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। टेंट लगाने के बाद तीनों ने आग जलाने का फैसला किया। थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जला दी। वे आग के चारों ओर बैठ गए और रोहित ने कुछ नाश्ता निकाला, लेकिन कोई भी अब मजाक या बातें करने के मूड में नहीं था। तुम दोनों ठीक हो? विवेक ने पूछा। इस बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हम यहां अकेले नहीं हैं, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें अब भी पेड़ों के बीच कहीं दूर टिकी हुई थीं, जैसे वहां कुछ छिपा हो। रोहित ने एक लंबी सांस ली। हां, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन शायद यह सिर्फ हमारा वहम है। हम पूरे दिन से यात्रा कर रहे हैं, शायद थकान की वजह से यह सब सोच रहे हैं। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। यह किसी औरत के रोने की आवाज थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी करुण थी कि सुनते ही दिल में एक अजीब सा दर्द और भय उमड़ आया। तुम लोगों ने सुना? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में साफ डर था। हां, यह क्या था? विवेक ने घबराते हुए पूछा। उसकी नजरें अब भी उस दिशा में थीं जहां से आवाज आई थी। शायद कोई जानवर हो, रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद कोई उल्लू या फिर कोई अन्य जंगली जानवर, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। आवाज फिर से आई, इस बार और भी स्पष्ट, जैसे कोई औरत दर्द में हो और मदद मांग रही हो। अंजलि की आंखों में अब आंसू भर आए थे। हमें यहां से चलना चाहिए, उसने कहा। यह जगह अच्छी नहीं है। विवेक और रोहित भी अब सहम चुके थे। विवेक ने कहा, ठीक है, हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। अभी रात में कहीं जाना भी सुरक्षित नहीं है। आवाज फिर से आई और इस बार ऐसा लगा जैसे वह और नजदीक से आ रही हो। वे तीनों अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अज्ञात खतरे से सामना होने वाला हो। आग को बुझा दो, रोहित ने कहा। हम टेंट के अंदर चले जाते हैं, हमें चुपचाप रहना चाहिए। विवेक ने लकड़ी की आग को धीरे से मिटा दिया और तीनों अपने अपने टेंट में चले गए। बाहर का अंधेरा अब और भी डरावना लग रहा था। हवा की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट भी अब किसी भयानक चेतावनी की तरह सुनाई दे रही थी। टेंट के अंदर अंजलि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे अब भी उस बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आ रही थी। वहां सिर्फ मौत है, वहां सिर्फ भटकती आत्माएं हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। विवेक ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और एक गहरी सांस ली। उसे लगता था कि शायद ये सब सिर्फ उनका वहम था, लेकिन उस रोने की आवाज ने उसके विश्वास को तोड़ दिया था। कहीं न कहीं उसके दिल में अब यह डर घर कर गया था कि यह यात्रा उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। रात के सन्नाटे में टेंट के बाहर फिर से वह करुण रोने की आवाज आई, इस बार और भी साफ, जैसे वह आवाज टेंट के बिल्कुल पास से आई हो। तीनों ने अपनी सांसें थाम ली। अंधेरे में छिपा कोई अनजाना खतरा अब उनके और करीब आ चुका था। सुबह की पहली किरणें जंगल के पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थीं, लेकिन उनकी चमक में भी कोई राहत नहीं थी। रात की भयानक घटनाएं तीनों के दिलों में बसी हुई थीं। रोहित, विवेक और अंजलि ने अपने टेंट समेटे और जल्द से जल्द यहां से निकलने का निर्णय लिया। हमें अब इस जगह से दूर जाना चाहिए, अंजलि ने एक बेचैन आवाज में कहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह रात भर सो नहीं पाई थी। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। हां, हम अब और देरी नहीं करेंगे। जो भी हुआ उसे भूलना ही ठीक होगा। उन्होंने कंपास निकाला ताकि सही दिशा में निकल सकें, लेकिन जैसे ही विवेक ने कंपास को देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सुई लगातार घूम रही थी और किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हो रही थी। यह क्या हो रहा है? विवेक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। कंपास तो काम ही नहीं कर रहा।
रोहित ने अपने फोन का जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल नहीं मिल रहा का संदेश चमक रहा था। मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है, रोहित ने कहा। हम कहीं फंस गए हैं, यह जगह अजीब है। अंजलि का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था कि हमें इस जगह से दूर रहना चाहिए, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन हर दिशा में उन्हें वही घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उन्हें समझ में आ रहा था कि वे घूम फिरकर उसी स्थान पर आ रहे थे। चारों ओर से वही पुराने पेड़, वही पथरीली जमीन और वही सन्नाटा। समय बीतता जा रहा था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें पैदल चलकर देखना चाहिए, शायद कोई रास्ता मिल जाए, विवेक ने सुझाव दिया। वे गाड़ी से बाहर निकल आए और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से वही पुराना मंदिर दिखाई दिया जो रात के अंधेरे में उन्हें मिला था। इस बार मंदिर की हालत और भी खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर कई तरह के अजीब से निशान बने हुए थे और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें जमीन पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहां से पीछे हटने लगी। यहां कुछ भयानक हुआ है, उसने डरते हुए कहा। यह जगह अभिशप्त है, मुझे यकीन है। विवेक ने अपने घुटनों के बल बैठकर उन धब्बों को ध्यान से देखा। खून के धब्बे अब सूख चुके थे, लेकिन उनकी गहराई बता रही थी कि यहां कुछ भयानक हुआ था। यह खून किसका हो सकता है? रोहित ने घबराते हुए पूछा। यहां कुछ लोग पहले भी आए होंगे, विवेक ने धीमे से कहा। शायद वे भी हमारी तरह रास्ता भटक गए होंगे। उसकी आवाज में चिंता और डर का मिश्रण था। लेकिन अगर वे लोग वापस नहीं आए तो हम कैसे वापस जाएंगे? अंजलि ने लगभग रोते हुए कहा। उसका दिल अब डर से भर चुका था। उसे लग रहा था जैसे इस जंगल में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर का दरवाजा जोर से खड़खड़ाने लगा। वे तीनों बुरी तरह चौंक गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अंधेरे मंदिर के अंदर से अब भी कोई हलचल सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ हो और उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने सख्ती से कहा। वे तीनों तेजी से वापस गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फिर से वही परछाई दिखाई दी। इस बार विवेक को पक्का यकीन हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह चुपचाप अंजलि और रोहित के साथ चलता रहा, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। जंगल का घना रास्ता उन्हें हर बार भ्रमित कर देता था। वे जिस दिशा में भी जाते, उन्हें वही पुराना मंदिर दिखाई देता। यह माया का जाल है, अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ थी। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, यह हमें फंसा रहा है। हमें शांत रहना होगा, विवेक ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाने की कोशिश करते हुए कहा। हमें एक योजना बनानी होगी और किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उन्हें महसूस होने लगा कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि किसी रहस्यमय शक्ति से भी भरा हुआ है, जो उन्हें बार बार उसी जगह ले आती है। दिन का उजाला अब धीरे धीरे कम हो रहा था और रात फिर से आने वाली थी। उन तीनों के दिलों में डर गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रहस्यमयी जंगल में एक और रात बिताना अब किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। जैसे जैसे अंधेरा घना हो रहा था, जंगल की शांति और भी भारी होती जा रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा। विवेक ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने घबराते हुए रोहित और अंजलि की ओर देखा। तुमने भी सुना? विवेक ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हां, शायद कोई जानवर था,
रोहित ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अंजलि ने अपना सिर हिलाया। यहां कुछ अजीब हो रहा है, यह जगह हमें जाने नहीं देगी, उसने धीमे स्वर में कहा। तीनों ने फैसला किया कि वे अब गाड़ी में रहेंगे और रात भर वहीं रहकर सुबह होने का इंतजार करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात पक्की थी, यह जंगल अब उनके लिए सिर्फ पहाड़ों की शांति का स्थान नहीं था। यह अब एक भयानक रहस्यमयी जाल बन चुका था, जिसमें फंसे हुए वे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। रात अब पूरी तरह से ढल चुकी थी और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। जंगल की ठंडक और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें छिपी हर छोटी सी आवाज भी डरावनी लग रही थी। विवेक, रोहित और अंजलि ने गाड़ी में रात बिताने का निर्णय लिया था। सभी थके हुए थे और उनकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। अंजलि अभी भी बेचैन थी। उसके दिल में अब भी उस रहस्यमयी मंदिर की परछाई बसी हुई थी। कुछ उसे खींचता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां वापस बुला रही हो। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मंदिर का साया पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा था और चांदनी में उसका भूतिया रूप और भी डरावना लग रहा था। तभी अंजलि की नजरें ठहर गईं। मंदिर के पास उसे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन वह वहां खड़ी थी, उसे निहार रही थी। अंजलि के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें थम सी गईं और उसे लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। विवेक, रोहित, देखो वहां, उसने कांपती हुई आवाज में दोनों को पुकारा। उसकी उंगली मंदिर की दिशा में इशारा कर रही थी। विवेक और रोहित ने उसकी ओर देखा, फिर मंदिर की ओर, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या हो गया है अंजलि? विवेक ने हंसते हुए कहा, तुम बार बार हमें डरा रही हो। मुझे लगता है यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। रोहित ने भी मजाकिया लहजे में कहा, यह जंगल है, यहां परछाइयां ही परछाइयां हैं। लेकिन अंजलि की आंखें अब भी उसी दिशा में थीं। उसे वह औरत साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे उसकी हर कदम से किसी अनहोनी का संकेत हो। नहीं, मैं सच कह रही हूं, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में डर स्पष्ट था। वह औरत, वह हमारी ओर आ रही है। विवेक और रोहित एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी हंसी अचानक थम गई जब उन्होंने अंजलि को कांपते हुए देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। तभी अचानक वह परछाई जैसे अंजलि के बहुत करीब आ गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह एकदम से बेहोश होकर सीट पर गिर गई। अंजलि! रोहित चिल्लाया और तुरंत उसकी ओर झुक गया। विवेक भी घबरा गया और अंजलि के कंधे पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? विवेक ने कहा। उसकी आवाज अब घबराहट से भरी हुई थी। उसने अंजलि के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रोहित ने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो अभी कुछ देर पहले था। क्या उसने सच में कुछ देखा था? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब डर था। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अंजलि की नब्ज चेक की। वह धड़क रही थी, लेकिन बहुत धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे डरावने सपने में फंसी हो। गाड़ी के बाहर अब भी वही सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। विवेक और रोहित ने महसूस किया कि शायद वे किसी ऐसी चीज से टकरा चुके थे जिसका अस्तित्व उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें उसे यहां से बाहर ले जाना होगा, विवेक ने सख्ती से कहा। यह जगह ठीक नहीं है। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी का इंजन बार बार घुर्राने लगा और स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने इसे रोक लिया हो। क्या हो रहा है? रोहित ने घबराते हुए कहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह गाड़ी क्यों नहीं चल रही? विवेक ने फिर से कोशिश की, लेकिन इंजन ने फिर से जवाब दे दिया।
अंधेरे में केवल इंजन की नाकाम कोशिश और उनकी तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। दोनों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। विवेक ने धीरे से शीशे की ओर देखा और उसकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण था। बाहर वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थीं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वे जैसे उनके भीतर झांक रही थीं। रोहित का दिल जैसे रुक गया हो। उसने तुरंत विवेक का हाथ पकड़ा। हमें यहां से भागना होगा, यह सचमुच कुछ भयानक है। लेकिन विवेक की नजरें उस औरत से हट नहीं रही थीं। उसकी आंखें अब भी सीधी उनकी ओर टिकी थीं, जैसे उसे देख रही हों, उनके डर को समझ रही हों। हमें अंजलि को बचाना है, विवेक ने कांपते हुए कहा। विवेक और रोहित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अंजलि को होश में लाने की कोशिश करने लगे। रोहित ने अपनी पानी की बोतल ली और उसके चेहरे पर छिड़कने लगा। कुछ क्षण बाद अंजलि की पलकें कांपीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी डर था। वह यहां थी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जैसे अभी भी उस भयानक दृश्य से बाहर नहीं आ पा रही थी। विवेक ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तीनों के दिल में अब यह सवाल साफ था, वो औरत कौन थी और वह उन्हें क्या कहना चाहती थी। गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। हवा में ठंडक और डरावनी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। जंगल की गहराई में छिपा हुआ कोई रहस्य अब धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगा था और यह स्पष्ट था कि यह रात उनके लिए किसी भी सामान्य रात से अलग होने वाली थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह घना हो चुका था। हवा की सरसराहट में भी कुछ भयावह था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। गाड़ी के अंदर तीनों ही डरे हुए थे। अंजलि अब भी कमजोरी महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर भयानक डर की परछाई साफ झलक रही थी। रोहित और विवेक उसकी देखभाल में लगे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में भी डर गहराई तक बस चुका था। बाहर की रहस्यमयी औरत की परछाई ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह चूर कर दिया था। अचानक बिना किसी चेतावनी के रोहित गाड़ी से बाहर कूद गया। उसके चेहरे पर घबराहट और विचलन था। रोहित, कहां जा रहे हो? विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन रोहित बिना कुछ कहे अंधेरे में भागता चला गया। अंजलि भी अब चौंक गई थी। रोहित को क्या हुआ? हमें उसे रोकना होगा, उसने घबराते हुए कहा। विवेक ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अंजलि के साथ रोहित के पीछे दौड़ पड़ा। रोहित का साया अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो रहा था और विवेक और अंजलि को सिर्फ उसके भागने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे दोनों अंधेरे में चिल्ला रहे थे, रोहित, कहां हो तुम? वापस आओ। लेकिन जंगल का घना सन्नाटा उनकी आवाजों को निगल रहा था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों के बीच से आती सरसराहट थी, जो किसी खौफनाक फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक वे दोनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। विवेक के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे अब यह साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक जंगल के एक कोने से एक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि विवेक और अंजलि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा और उस दिशा की ओर भागी जहां से चीख आई थी। विवेक भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। जंगल में दौड़ते हुए उनकी सांसें थम सी रही थीं और दोनों के दिलों में भय गहरा होता जा रहा था। चीख सुनने के बाद चारों ओर फिर से वही घना सन्नाटा छा गया था और उनके दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, रोहित कहां है? वे धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां से चीख की आवाज आई थी। पेड़ों के बीच घना अंधेरा और डरावनी शांति थी। विवेक ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। अंजलि ने भी ध्यान से चारों ओर नजर डाली। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक एक पेड़ की ओर पड़ी।
विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से एक डरावनी चीख निकल पड़ी। पेड़ की एक मोटी शाखा से रोहित का शव लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डरावने भाव में स्थिर था। उसका पूरा शरीर जैसे किसी भयानक यातना का शिकार हुआ हो। उसके पैर हवा में झूल रहे थे और उसके चेहरे पर ऐसा दर्दनाक भाव था जिसे देखकर विवेक और अंजलि की आत्मा कांप उठी। नहीं! अंजलि चीख पड़ी और उसके घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए रोहित के नाम पुकार रही थी। विवेक पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा था। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि उनका दोस्त अब नहीं रहा। उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में हो, लेकिन यह सच था, इतना भयावह और कठोर सच जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अंजलि का रोना चारों ओर गूंजने लगा, लेकिन उस जंगल में कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। विवेक ने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की और रोहित के शव के पास गया। उसने सोचा कि शायद वह अभी भी जीवित हो, लेकिन रोहित का शरीर ठंडा और कठोर था। यह कैसे हुआ? विवेक ने खुद से पूछा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। उसकी आंखों में भय और दुख दोनों थे। तभी पेड़ों के बीच से फिर से वही सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कोई छुपा हुआ जिसने यह सब किया हो। हमें यहां से चलना होगा, विवेक ने सख्ती से कहा। उसने अंजलि को उठाया जो अब भी रो रही थी। यह जगह अब और भी खतरनाक हो चुकी है, हमें जाना होगा। अंजलि कांपते हुए उठ खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी रोहित के शरीर पर टिकी थीं। उसने जैसे अपनी दुनिया खो दी थी। हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसने रोते हुए कहा। हम कुछ नहीं कर सकते, विवेक ने गंभीरता से कहा। अगर हम यहां और रुकेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अंधेरे में वापस गाड़ी की ओर भागने लगे। उनके कदम भारी थे और दिल में भयानक दुख और डर का बोझ था। जंगल का सन्नाटा अब और भी भयानक लग रहा था और हवा में ठंडक के साथ एक अनजानी शक्ति का डर भी था। अंजलि के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन विवेक ने उसे सहारा दिया और उसे आगे बढ़ने में मदद की। वे जानते थे कि इस भयानक रात से बाहर निकलना अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तब भी उनका दिल धड़क रहा था और डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के पास अब कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। हमें किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। अंजलि ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गाड़ी का इंजन चालू हुआ और इस बार गाड़ी ने उन्हें निराश नहीं किया। विवेक ने तेजी से गाड़ी को मोड़ा और वहां से निकलने लगा, लेकिन उनके दिल में यह स्पष्ट था, इस जंगल ने उनका एक दोस्त छीन लिया था और अब उनका पीछा कर रहा था। इस भयानक रात में अंधकार में छिपा एक रहस्य उन्हें घेर रहा था और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गाड़ी का इंजन गरज रहा था और टायरें कच्ची सड़क पर तेजी से दौड़ रही थीं। विवेक और अंजलि दोनों ही बेहद घबराए हुए थे। रोहित की चीख और उसकी दर्दनाक मौत का दृश्य उनके मन में गहराई से छा गया था। वे जानते थे कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं थे, बल्कि किसी खतरनाक मायाजाल में फंस चुके थे, जहां हर दिशा में केवल भय और मृत्यु का साया मंडरा रहा था। अंजलि की आंखों में आंसू थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह अभी भी रोहित के लटके हुए शरीर की छवि से उबर नहीं पा रही थी। विवेक, हम कहां जाएंगे? क्या हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। विवेक का चेहरा कठोर और चिंतामय था। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था। हमें यहां से किसी भी कीमत पर निकलना होगा। हमें बस चलते रहना है, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने आत्मविश्वास लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। उन्होंने मंदिर से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जिस भी दिशा में वे मुड़ते
उन्हें लगता कि वही रहस्यमय परछाई उनका पीछा कर रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने कभी कभी कोई आकृति दिखती, लेकिन जब वे ध्यान से देखते तो वहां कुछ भी नहीं होता। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने धुंधली सफेद परछाई को फिर से देखा, जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे जैसे उड़ती चली आ रही थी। विवेक, वह हमारे पीछे है, उसने जोर से चिल्लाया। विवेक ने शीशे में देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसे भी एक पल के लिए वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखी, जैसे वह सीधे उन दोनों की आत्मा को छूने आ रही हो। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके दिल में यह स्पष्ट था कि इस परछाई से भाग पाना आसान नहीं था। अचानक गाड़ी के आगे रास्ता खत्म हो गया। चारों ओर घना जंगल और ऊंचे पेड़ थे, जो अंधेरे में किसी भयानक भूत या आकृतियों की तरह लग रहे थे। विवेक ने गाड़ी रोक दी और उसके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं। अब क्या करें? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। उसकी आंखों में निराशा और भय दोनों थे। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। हमें पैदल ही चलना होगा, शायद कोई रास्ता हमें आगे ले जाए। हम गाड़ी से नहीं जा सकते, यह जगह पूरी तरह से हमें फंसा रही है। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और जंगल में पैदल चलने लगे। उनके कदम थरथरा रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी छाती में गूंज सुनाई दे रही थी। जंगल का अंधकार हर दिशा से उन्हें घेर रहा था और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। किसी अनजानी शक्ति की निगाहें उन पर टिकी हैं। विवेक, मुझे लगता है हम कहीं नहीं जा सकते, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। यह जगह हमें छोड़ने नहीं देगी, यह हमें फंसाने के लिए ही बनी है। विवेक ने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। हमें हार नहीं माननी चाहिए अंजलि, हमें कोशिश करते रहना होगा। यह माया जाल है, लेकिन हम इससे निकल सकते हैं। बस हमें अपना होश बनाए रखना होगा। तभी चारों ओर से एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे कोई कई लोगों की आवाजें हों जो धीरे धीरे और करीब आ रही हों। उनकी आवाज में दर्द, क्रोध और एक गहरी निराशा थी। अंजलि ने विवेक का हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में डर और भी बढ़ गया। वे हमें बुला रहे हैं विवेक, वे हमें यहां से नहीं जाने देंगे। अंजलि की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक ने चारों ओर ध्यान से देखा। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हों, जैसे वे दोनों को पकड़ना चाहती हों। उसने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च जलाई और आगे की ओर रोशनी डाली। तभी उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं और उसका चेहरा किसी भावनाहीन ठंडे पाषाण की तरह था। उसका शरीर जैसे हवा में तैर रहा था और वह उनके और करीब आ रही थी। विवेक ने अंजलि को पीछे खींचा। भागो, उसने चिल्लाया। दोनों ने जंगल के भीतर दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे उनके पीछे कोई अज्ञात शक्ति हो। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं और उनके पैरों के नीचे पत्तों की खड़खड़ाहट उनकी भाग दौड़ को और भी भयानक बना रही थी। हर दिशा में वही सफेद आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे वे एक भयानक मायाजाल में फंसे हुए हों। अंजलि की सांसें थम रही थीं और उसका शरीर थकान से कांप रहा था। विवेक, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं दौड़ सकती, उसने रुकते हुए कहा। विवेक ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। हमें रुकना नहीं है अंजलि, हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और जंगल में चारों ओर गूंजने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी। यह हंसी बहुत ही डरावनी और क्रूर थी, जैसे किसी ने उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा दिया हो। विवेक और अंजलि दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें समझ में आ गया था कि वे माया जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। यह जाल उनकी आत्मा, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए था। हमें हार नहीं माननी चाहिए, विवेक ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके स्वर में एक उम्मीद की झलक भी थी।
हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और इस जाल को तोड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। ठीक है विवेक, हम कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे जानते थे कि चाहे कोई भी माया जाल क्यों न हो, उनका हिम्मत और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही उन्हें इस भयानक अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जंगल के भीतर अब भी सन्नाटा था और कहीं न कहीं से वही फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। लेकिन इस बार विवेक और अंजलि ने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब उन्हें डर से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से इस माया जाल का सामना करना होगा। जंगल की घनी अंधेरी रात में विवेक और अंजलि अब भी आगे बढ़ रहे थे। हर दिशा से जैसे अंधकार उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर इस भयानक मायाजाल से वे कैसे निकलेंगे। कुछ देर चलते चलते अंजलि अचानक ठहर गई। उसके चेहरे पर कुछ सोचने का भाव था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी आंखों में डर के साथ साथ समझ भी थी। विवेक, मुझे अब याद आ रहा है, अंजलि ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह बूढ़ी औरत, उसने हमें चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि यह रास्ता हमें मौत की ओर ले जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। विवेक ने अपनी भौहें चढ़ाईं और ध्यान से सुना। हां, उसने कहा था कि वहां भटकती आत्माएं हैं, विवेक ने धीरे से कहा। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। हम सब यह सोचकर हंस दिए थे कि यह सिर्फ एक पुरानी दकियानूसी कहानी होगी। अंजलि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। मुझे लगता है कि वह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। वहां कुछ है, कोई ऐसी आत्मा जो हमें यहां से जाने नहीं देना चाहती। शायद यह वही भूत है जो उस जगह का रक्षक है। विवेक ने चारों ओर देखा। जंगल की हर दिशा से उन्हें अब भी अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। वह समझ चुका था कि उनके सामने कोई साधारण चुनौती नहीं थी। हमें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा। हमें इसका हल खोजना होगा। शायद उस मंदिर में कुछ ऐसा हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा। तभी अंजलि की नजर अपने बैग पर पड़ी, जो उसने पूरी यात्रा के दौरान अपने पास रखा था। उसे अचानक याद आया कि उसने उस पुराने मंदिर से एक पुरानी धूल भरी पुस्तक उठाई थी। शायद उस पुस्तक में ही सारे सवालों के जवाब हों। विवेक, रुको! उसने जल्दी से बैग खोला और उसमें से वह पुस्तक निकाली। उसका आवरण अब भी धूल और जाले से भरा हुआ था और पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे। यह क्या है? विवेक ने पूछा जब उसने अंजलि के हाथ में पुस्तक देखी। यह पुस्तक मैंने मंदिर से ली थी, अंजलि ने जवाब दिया। शायद इसमें उस भूत और इस शाप का रहस्य हो। हमें इसे पढ़ना चाहिए। दोनों ने मिलकर पुस्तक के पन्ने पलटना शुरू किया। पन्नों पर लिखे अक्षर धुंधले और घिसे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी स्पष्ट थे। धीरे धीरे अंजलि ने पढ़ना शुरू किया। उस मंदिर का इतिहास, जो कि एक बहुत पुरानी कथा थी। यह कथा उस औरत के बारे में थी जो एक पुजारिन थी और मंदिर की रक्षक थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर आरोप लगाया था कि वह काले जादू का इस्तेमाल करती है। क्रोध और भय में गांव वालों ने उसे मार डाला था और उसकी आत्मा उसी मंदिर में बंध गई थी। यह भूत उसी पुजारिन का है, अंजलि ने कांपते हुए कहा। वह इंसानों से नफरत करती है क्योंकि उसे मानवों के हाथों ही दर्दनाक मौत मिली थी। यही कारण है कि वह हमें यहां से नहीं जाने दे रही। उसे हमारी उपस्थिति से घृणा है। विवेक ने पुस्तक के बाकी पन्नों को पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर कुछ चित्र बने हुए थे, एक व्यक्ति का बलिदान, एक क्रोधित आत्मा और एक मंदिर का चित्र। उसके नीचे लिखा था कि वह आत्मा तब तक पीछा करती रहेगी जब तक उसे बलिदान नहीं मिलता। बलिदान? विवेक ने हैरानी से कहा। इसका मतलब है कि हमें उसे बलिदान देना होगा ताकि वह शांत हो सके। अंजलि ने गहरी सांस ली। हमें किसी को बलिदान देना होगा।
यही इस शाप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। उसकी आंखों में चिंता थी। लेकिन हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? विवेक ने पुस्तक को ध्यान से देखा और फिर उसके पन्ने को पलटा। वहां लिखा था कि बलिदान देने का अर्थ यह नहीं है कि किसी की जान लेनी पड़े, बल्कि उसे अपनी मर्जी से उस आत्मा के समर्पण में जाना होगा। अपनी सारी शक्ति, अपना जीवन उसे अर्पित करना होगा। यह बहुत खतरनाक है अंजलि, विवेक ने गंभीरता से कहा। हमें समझना होगा कि इस जाल से निकलने का कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा कि अगर कोई विकल्प न हो तो हमें यह कदम उठाना पड़ सकता है। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। विवेक, तुमने हमेशा हमें बचाया है, लेकिन मैं अब और कमजोर नहीं बनना चाहती। अगर हमें किसी को समर्पण करना होगा तो मैं तैयार हूं। विवेक ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्टता और आत्मविश्वास था। नहीं अंजलि, हम यह कदम दोनों मिलकर उठाएंगे। चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे का साथ देंगे। हमें इस जाल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। दोनों ने पुस्तक को संभाल कर रखा और आगे की योजना बनाने लगे। अंधेरे जंगल में अब भी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन इस बार उनके दिलों में कुछ स्पष्टता थी। वे जानते थे कि उनका सामना एक भयंकर शक्ति से था और उन्हें अपनी जान से खेलना पड़ सकता था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मंदिर की दिशा में जाने का फैसला किया ताकि वहां जाकर वे उस आत्मा से सामना कर सकें और किसी भी तरह उसे शांत कर सकें। दोनों के कदम एक साथ थे और उनके दिल में एक ही संकल्प, चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और इस भयानक जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। जंगल के बीचों बीच उस पुरानी पुस्तक के पन्नों ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन यह रास्ता कितना कठिन होगा इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। घने जंगल में ठंडी रात का अंधकार गहरा चुका था। मंदिर की ओर वापस लौटने का उनका फैसला कठिन था, लेकिन विवेक और अंजलि को पता था कि यदि उन्हें इस माया जाल से बाहर निकलना है तो उन्हें इस भयानक आत्मा का सामना करना होगा। अंजलि के चेहरे पर चिंता की स्पष्ट रेखाएं थीं, लेकिन उसके अंदर अब एक अदम्य साहस भी जाग गया था। विवेक का चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। वे दोनों मंदिर के पास पहुंच चुके थे, जो अब भी चांदनी की हल्की रोशनी में खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। उस पुरानी पुस्तक के पन्नों ने जो रहस्य खोले थे, वे उन दोनों के सामने किसी चुनौती से कम नहीं थे। विवेक ने गहरी सांस ली और अंजलि की ओर देखा। हमें बलिदान देना होगा अंजलि, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई कांपना नहीं था, बल्कि एक स्थिरता और निर्णय की झलक थी। और मैं तैयार हूं। नहीं विवेक, अंजलि ने तुरंत कहा। उसकी आंखें डर और निराशा से भर गई थीं। हम दोनों को एक साथ कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। हम इस भूत के सामने हार नहीं मान सकते। विवेक ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अंजलि, मैं नहीं चाहता कि तुम इस जगह पर मुझसे पहले मर जाओ। अगर यह आत्मा बलिदान मांगती है तो मैं तैयार हूं। मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम इससे बचकर निकलोगी। अंजलि की आंखों में आंसू उमड़ आए। विवेक, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। लेकिन वह जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम था और आत्मा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विवेक ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम इससे बाहर निकल सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम जियो और इस भयानक जगह से निकलकर सुरक्षित रहो। अंजलि ने रोते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन विवेक ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने अपने अंदर एक अंतिम साहस जुटाया और उस आत्मा के पास जाने का निर्णय लिया। वह मंदिर के मध्य में खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ फैलाकर उसे पुकारना शुरू किया। मैं तैयार हूं, विवेक ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं तुम्हें वह बलिदान दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझे ले लो, लेकिन अंजलि को जाने दो। मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक भयानक ठंडक फैलने लगी
और चारों ओर से हवा की एक तीखी सरसराहट उठने लगी। अचानक वहां एक भयानक चीख गूंज उठी जो आत्मा की थी, और अंजलि ने देखा कि वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत मंदिर के अंदर प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला-जुला भाव था। अंजलि ने विवेक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा के तेज झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। विवेक! उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज जैसे उसी में दबकर रह गई। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने खुद को आत्मा के सामने पूरी तरह अर्पित कर दिया। धीरे धीरे वह औरत आगे बढ़ी और उसके हाथ विवेक के सिर के ऊपर फैल गए। उसकी सफेद साड़ी लहराने लगी और उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकलकर विवेक को घेरने लगी। विवेक के शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। उसकी आंखें खुलीं और उनमें अब कोई पहचान नहीं थी। उसकी आंखों में वही अंधकार भर गया जो उस आत्मा के भीतर था। उसका चेहरा स्थिर हो चुका था, जैसे उसकी आत्मा अब उसके शरीर में नहीं थी। अंजलि यह दृश्य देखकर हिल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल जैसे दर्द से फटने वाला था। नहीं विवेक, मुझे मत छोड़ो, उसने पूरी शक्ति से चिल्लाया। लेकिन अचानक हवा ने उसे और पीछे धकेल दिया और विवेक ने अपने हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया, जैसे वह उसे जाने के लिए कह रहा हो। उसके होंठ हिल रहे थे और जैसे उसने बिना आवाज के कहा, भागो। अंजलि ने विवेक की आंखों में देखा। उसमें अब भी कहीं उसकी दोस्ती की झलक थी। एक आखिरी बार वह समझ चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंजलि ने मुड़कर मंदिर से बाहर भागना शुरू किया। उसका दिल भारी था और वह जानती थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है, लेकिन विवेक ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान किया था और वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। वह तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। उसके पीछे हवा में वही भयानक चीखें गूंज रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना जारी रखा। हर दिशा से पेड़ उसकी ओर बढ़ते से लग रहे थे, लेकिन उसके मन में अब केवल एक ही उद्देश्य था। वह इस भयानक मायाजाल से बाहर निकलकर विवेक के बलिदान का सम्मान करेगी। जंगल की ठंडी हवाओं के बीच अंजलि अपने पैरों से दौड़ते हुए आगे बढ़ती रही। हर दिशा से छाए हुए भयानक अंधेरे और पेड़ों की छाया ने जैसे उसे घेर रखा था, लेकिन विवेक का चेहरा, उसकी आंखों में देखी आखिरी झलक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अंजलि का शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी वह ताकत थी जिसे विवेक ने उसमें डाला था। धीरे धीरे जंगल छूटने लगा और उसे दूर से गांव की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी उसके लिए उम्मीद की किरण थी, जिंदा रहने की उम्मीद। उसके पैरों में अब भी दर्द था, लेकिन वह चलती रही। गांव में पहुंचते पहुंचते सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैलने लगी थीं। उस उजाले ने जैसे उसकी आत्मा को थोड़ी राहत दी। गांव में पहुंचते ही अंजलि का ध्यान उस बूढ़ी औरत की ओर गया जो पहले भी उन्हें चेतावनी दे चुकी थी। वह अभी भी वही थी, वही झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में गहराई में छिपा रहस्य। बूढ़ी औरत ने अंजलि को आते देखा और उसके चेहरे पर एक समझ का भाव आ गया। तुम बच गई? बूढ़ी औरत ने पूछा। उसकी आवाज में एक तरह का संतोष था। अंजलि के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में विवेक का बलिदान याद था। हां, पर मैंने विवेक को खो दिया, अंजलि ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज टूट चुकी थी और वह रोने लगी। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और अंजलि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक का बलिदान ही था जिसने भूत को शांत किया। वह पुजारिन आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे कोई बलिदान न मिले। तुम्हारे दोस्त ने अपने जीवन का बलिदान देकर उसे शांत किया है। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है। अंजलि की आंखों से आंसू गिरते रहे। वह समझ गई थी कि विवेक ने क्या किया था। उसने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि उस भूत को भी शांति दी जिसने इस भयानक मायाजाल को बनाया था। बूढ़ी औरत की आंखों में रहस्यमय गहराई थी
और उसने अंजलि को सहारा दिया। पर क्या यह चक्र कभी खत्म होगा? अंजलि ने उदासी से पूछा। कितनी जानें और जाएंगी इस रहस्य को समझने की कोशिश में। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह गहरी उदासी थी। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक लोग चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे। यह एक अभिशाप है और इसे केवल इंसानों के अहंकार ने कायम रखा है। अंजलि ने फिर गांव की ओर देखा। उसे एक तरह की थकान महसूस हो रही थी, शारीरिक और मानसिक दोनों। वह जानती थी कि उसने कुछ खो दिया था जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकती थी। विवेक का बलिदान उसके दिल में गहराई से बस गया था और वह जानती थी कि उसे इसके साथ जीना होगा। 1 साल बाद अंजलि अब गांव के पास ही रहती थी, दूर शहर के शोरगुल से अलग, एकांत में। वह चाहती थी कि वह इस जगह के रहस्य और उस भूत की कहानी को लोगों तक पहुंचा सके। एक दिन सुबह के समय उसने देखा कि कुछ युवा लड़कों और लड़कियों का एक समूह गांव की ओर बढ़ रहा था। वे सभी उत्साहित लग रहे थे। उनके चेहरों पर रोमांच की चमक थी। वे सभी पहाड़ों की ओर जाने की योजना बना रहे थे, ठीक उसी रास्ते से जहां 1 साल पहले अंजलि, विवेक और रोहित गए थे। अंजलि का दिल धड़क उठा। वह समझ गई थी कि यह चक्र एक बार फिर शुरू होने वाला है। बूढ़ी औरत फिर वहां थी। उसने उन युवाओं को चेतावनी देने की कोशिश की। इस रास्ते पर मत जाओ, वहां सिर्फ अंधकार और मौत है, उसने कहा। उसकी आवाज में वही गहरी उदासी और डर था जो अंजलि ने पहले महसूस किया था। लेकिन वे युवा उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे हंस रहे थे, उसकी चेतावनी को एक मजाक समझ रहे थे, जैसे वह सिर्फ एक पुरानी दकियानूसी कहानी हो। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ में आ गया था कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। लोग हमेशा रोमांच के लिए चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे और इस भयानक जाल का शिकार बनते रहेंगे। उसने अपनी आंखों में एक आंसू को आने से रोकने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते और कुछ बलिदान कभी भी दुनिया को पूरी तरह से नहीं समझाए जा सकते। उसने देखा कि वे युवा धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहे थे और बूढ़ी औरत ने उन्हें एक आखिरी बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अंजलि जानती थी कि एक और रात, एक और बलिदान की कहानी बनने वाली थी, लेकिन अब उसमें कोई शक्ति नहीं बची थी इसे रोकने की। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। हर नई पीढ़ी को वही गलतियां करने देंगी और हर बार कोई न कोई अपने जीवन का बलिदान देगा। जंगल के सन्नाटे में छिपा रहस्य अभी भी कायम था और उस भूत की आत्मा जो कभी न कभी शांत होती थी, फिर से जागने के लिए तैयार थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी कि कुछ शक्तियों से लड़ना संभव नहीं है। इस रहस्य का अंत कभी नहीं होगा। यह हमेशा नया शिकार तलाशता रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हालांकि मुझे यह भी एहसास है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कहानी को आखिर तक सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां और सुधार की जरूरत है। आपने इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।